शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोजल लेके आए हैं -1 की। अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। आजकल एक पूरी मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोजल लेके आए हैं -1 की, कि इमरान खान अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और पार्टी आगे बढ़ जाए। पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोजल नहीं लेके आए, और बातचीत हुई कि उनका जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सब की बातचीत हुई और फिर आगे हमने करना क्या। लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि दो तरह की पॉलिटिक्स है, ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक़्तिदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से, वो पॉलिटिक्स है जो कायद आज़म की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। हम तो सोच ही नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है। मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाही रियासत हमारा मकसद है। हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे, हम उनकी सुन्नत से इंस्पायर हुए थे कि जो वो इनकलाब लेके आए थे। और वो जो इंसाफ है, ये बार बार प्लीज़ मेरी बात सुन लें, इंसाफ, सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे। इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है? क्योंकि इंसानों को इंसाफ आज़ाद करता है। फ़िरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है? इंसानों को ग़ुलाम बनाया था उसने जुल्म करके। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का इनकलाब लेके और छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया? क्योंकि इंसाफ से आज़ाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने लोगों को आज़ाद कर दिया। तो जो मेरी तहरीक थी इंसाफ की, वो असल में आज़ादी की तहरीक थी, क्योंकि इंसाफ आएगा तो लोग आज़ाद होंगे। और जो मेरा सारा तजर्बा था दुनिया का, जो मगरब को मैंने देखा, तो वहाँ क्यों लोग जाते हैं नौकरियों के लिए? क्यों वहाँ खुशहाली है? क्योंकि लोग आज़ाद हैं। लोग आज़ाद क्यों हैं? क्योंकि वहाँ इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है। उनका इंसाफ का निज़ाम मेरे हकूक़ की हिफाजत करता है। वहाँ ये हरकतें नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में होती रही हैं। जब मुझे ये कहती हैं चीज़ें कि जी वो -1 कैसे होगा? जो आदमी एक तहरीक पे 27 साल से लगा हुआ है, एक मुल्क के अंदर एक जदोजहद कर रहा है, तो वो क्या वो डील्स करेगा? क्या उसको क्या चीज़ उसको खरीदेगी? बताए मेरे ज़मीर की क्या कीमत है? क्या प्राइम मिनिस्टरशिप कीमत है कि अगर आप ये कर दे तो आपको प्राइम मिनिस्टर बन? जो इस वक्त ये PDM वाले भी बैठे हुए हैं, ये जो आप तमाशा देख रहे हैं, ये याद रखें कि ये आज हमारे पे जुल्म हो रहा है, ये जुल्म आपके ऊपर भी होगा। अगर आज हमारे हकूक नहीं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ये अब कल आपके भी नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स तो एक कौम के हिफाजत होते हैं ना, इनको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। जो तहरीक इंसाफ का है और जो वो खड़ा होकर कहने के लिए तैयार नहीं है लीडरशिप में से कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर हर किस्म का जुल्म हो रहा है। उनकी बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, उनके फैमिलीज तक पहुँच गए हैं, उनके बच्चों तक पहुँच गए हैं।
ہر قسم کی بلیک میل، رات کو گھس جاتے ہیں گھروں میں، گھر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں گھروں کو ڈاکہ مارا جاتا ہے، جو ملتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اگر وہ سارے تو چھپے ہوئے ہیں ان کے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ تو بدترین دنیا کی ڈکٹیٹرشپس میں، یعنی وہ نظام جن کی دنیا مثال دیتی ہے، ہٹلر کا جرمنی، اسٹالن کا رشیا، سوویت یونین، یہ ان خوفناک ظلم کے نظاموں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو آج ہمارے اوپر ہو رہی ہیں۔ کیا اب میرے سے پوچھیں کہ کیا مجھے اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ 150 سے اوپر کیسز کر دیے، قتل کا کیس آخری کر دیا میرے اوپر، میں ہر عدالت میں جاتا ہوں، ہر کیس میں جاتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں، جبکہ میرے اوپر یہ جان کے کیا جا رہا ہے، یہ مجھے خوف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یا اس سے یہ سارے کیسز کریں، اور اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی، ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں، اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں جو کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ، یہ کہیں گے، ان میں سے کوئی اپروور آ جائیں گے، مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، سزا ہو جائے گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو آدمی ایک مشن، جو 22 سال سٹرگل کر کے، جس کے پاس سب کچھ تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی 22 سال سٹرگل کرنے کی، اگر وہ آج 27 سال کے بعد اگر کسی کا خیال ہے کہ میں جیل سے ڈر جاؤں گا، یا جو بھی ہے، جو 2.5 قاتلانے دو میرے اوپر حملے ہو چکے ہیں قتل کرنے کے لیے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو قاتلانہ حملے سے نہیں ڈرتا تو وہ کس سے اور ڈرے گا؟ مجھے کئی دفعہ جی عمران خان آپ ملک سے باہر، میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا؟ یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاید، جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں، سب باہر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں، باہر بھاگتے ہیں، کیسز رک جاتے ہیں۔ میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے پتہ ہے اللہ الحق ہے۔ یہ خود ہی جب یہ جو کوئٹہ کا مرڈر کیس کیا، یہ خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں، اس میں سب کو پتہ ہے، کوئٹہ کے اندر سب کو پتہ ہے کہ ان کی دشمنی تھی۔ مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے، قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا، اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں، لیکن اگر قوم ووٹ نہیں دے گی تو نہیں۔